आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आज हम करते हैं केमिस्ट्री के नेट जेआरएफ के रिएक्शन मैकेनिज्म्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जो हम देखेंगे कि बिना रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा जाने हुए भी कुछ लॉजिकल स्टेप्स के द्वारा भी हम उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है उसमें ये पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन दे रखी है हमको और इसमें रिएजेंट्स दे रखे हैं। देखिए बेस दे रखे हैं और उसके बाद एक और एल्डिहाइड दे रखा है, फर्फ्यूरल दे रखा है और बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है। तो हमसे ये चार ऑप्शंस मांगे गए हैं कि इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ जो बात आप याद रख सकते हैं या देखते ही जो आपको लगेगा, ये बेंजोइन कंडेंसेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और बेंजोइन कंडेंसेशन में हमें ये मालूम है कि एक सी डबल बॉन्ड ओ होता है और एक ओ एच लगा हुआ होता है दोनों रिंग्स के बीच में, दो एल्डिहाइड के बीच में। देखिए एक ओ एच है और सी डबल बॉन्ड ओ है। ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ एच है। यहाँ सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच एंड ओ एच है। इन सब बातों को अगर हम देखें, सारे ऑप्शंस को, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो इसके आंसर नहीं होंगे। बेंजोइन कंडेंसेशन जो है 1,2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू सी डबल बॉन्ड ओ या कार्बोनाइल ग्रुप है। और इसमें हमें ये मालूम है, अगर मैकेनिज्म आपको ध्यान हो तो जो पहले जो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होता है और एडिशन करता है, वो अंत में जाके सी डबल बॉन्ड ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 1 और 2 में से 1 भी नहीं है, क्योंकि जो पहला हमारे पास एल्डिहाइड है वो सी एच ओ है, तो वह सी डबल बॉन्ड ओ में परिवर्तित होना चाहिए। तो सही ऑप्शन ये है। तो स्टेटर रिएक्शन भी कई सोचते हैं कि 1,4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सी डबल बॉन्ड ओ पे, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। ये 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट्स ही हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के अनुसार इसका आंसर निकलता है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि एक बार देख लेते तो ज़्यादा बेहतर था, तो इसीलिए आपके लिए हम ला रहे हैं डिटेल्ड इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। देखिए ये थायाजोलियम सॉल्ट था, जो कि न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और NaOMe सोडियम मेथॉक्साइड का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये जो न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है वह परिवर्तित हुआ एक लाइट और कार्बीन में। और फिर जो पहला हमको एल्डिहाइड दिया हुआ था वो था बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का अपनी ओर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और यही वजह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी जो स्पीशीज़ है, जो नाभिक नहीं है, वह कार्बोनाइल कार्बन पर आक्रमण करता है। तो पहला जो एल्डिहाइड है उसके ऊपर आक्रमण हुआ और इस तरह का इंटरमीडिएट बना, और प्रोटोनेशन जब उसका होता है तो ये ओ एच, जो ओ माइनस है, ओ एच में परिवर्तित हो जाता है। अब एक और बेस था सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड अब इस प्रोटॉन को लेकर निकल जाता है। देखिए H माइनस यहाँ से निकल गया और C जो है, कार्बन जो है, जो न्यूट्रल कार्बन था, अब वो C माइनस में परिवर्तित हो गया। देखिए ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है, इसलिए क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो होता है उस पर यूजुअली प्लस चार्ज आता है कार्बोनाइल कार्बन पर, लेकिन आप देख सकते हैं जो कार्बोनाइल कार्बन से ये जो कार्बन हमको प्राप्त हुआ है, इसमें अब जो चार्ज है वो है माइनस। सो ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ, अम्पोलंग का एक एग्जाम्पल हुआ। और आप देख सकते हैं कि सेकंड जो एल्डिहाइड है यहाँ फर्फ्यूरल, या फिर आप एल्डिहाइड ही से कहें, सेकंड एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इस न्यूक्लियोफाइल का, और ओ जो है वो पाई बॉन्ड के अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपनी ओर चला जाता है और वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मध्यवर्ती हमें मिला, और जिसमें हमने देखा कि जो बेंजाल्डिहाइड का जो कार्बन था उसके ऊपर जो ऑक्सीजन था वो OH के रूप में यहाँ परिवर्तित हो गया है। अब जो मीडियम में प्रोटॉन है उससे इसका प्रोटोनेशन हुआ और वो OH में दोनों ये अब आ गए हैं इस फॉर्म में, क्योंकि अब की बार इसका प्रोटोनेशन हुआ है O माइनस का।
और हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, और ये जो H है वो H+ के रूप में यहाँ से निष्कासित होता है, और उसको निष्कासित करने में मदद करता है सोडियम मेथॉक्साइड का मेथॉक्साइड आयन। और इस तरह से हमें यहाँ पर O- मिला, जो कि उस कार्बन पे है जो कि बेंजाल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन था, उसके ऊपर आ गया है O- चार्ज। अब ये क्योंकि कैटलिस्ट था थायोजोलियम सॉल्ट, तो थायोजोलियम सॉल्ट का वापस निकलना यहाँ से लाजमी है। और आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से डिलोकलाइजेशन है, और कार्बन का ये जो थायोजोलियम सॉल्ट का जो कार्बन के बीच में और बेंजाल्डिहाइड के कार्बन के बीच का जो बंध है वो अब ब्रेक हो जाता है, और वह जो कैटलिस्ट है वो निष्कासित हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद निकल गया, और C डबल बॉन्ड O ये यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित हो गया। तो हम देख सकते हैं जो पहला एल्डिहाइड यूज़ किया गया था वो C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित होता है, और जो सेकंड एल्डिहाइड यूज़ किया गया था वो OH में परिवर्तित होता है। तो यही हमारा आंसर था। आप चाहें तो एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो पहला एल्डिहाइड है वो C डबल बॉन्ड O, और जो सेकंड एल्डिहाइड है वो OH में परिवर्तित हुआ है। तो इस प्रकार से लॉजिकली हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, और डिटेल्ड मैकेनिज्म इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले एक बार पता कर लेते हैं कि इनाइन मेटाथेसिस क्या होता है। देखिए, अगर एल्काइन और एल्कीन दिए हुए हों और रुथेनियम कैटलिस्ट दिया हुआ हो, तो इनाइन मेटाथेसिस की बात एकदम दिमाग में आनी चाहिए। वो ये कि इनाइन मेटाथेसिस जो है वो रुथेनियम कैटलाइज्ड बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन रिएक्शन है, और ये है एल्काइन और एल्कीन के बीच में बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन का रिएक्शन है, और जिसका जो उत्पाद है जो होना चाहिए वो 1,3-डाइन उत्पाद इसके अंदर प्राप्त होता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बॉन्ड्स का अपना स्थान बदलना, और एक नए उत्पाद का बनना, और जिसमें भी डबल बॉन्ड्स हैं, और इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं आपस में मिलकर 1,3-डाइन उत्पाद के रूप में देते हैं। अगर ये प्रोसेस इंटर मॉलिक्यूलर है, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, तो उसे कहेंगे क्रॉस इनाइन मेटाथेसिस। क्रॉस एल्डोल भी आपने पढ़ा हुआ होगा, जो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्रॉस रिएक्शंस कहते हैं। तो क्रॉस इनाइन मेटाथेसिस होगा। अगर यह इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस हुआ, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इनाइन मेटाथेसिस हो रहा है, तो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन भी इसको कहते हैं, और इसको साइक्लो आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसका मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इनाइन मेटाथेसिस होती है तो रिंग क्लोजिंग होती है, और साइक्लो आइसोमराइजेशन यानी साइक्लिक यौगिक हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनाइन दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है रुथेनियम का कैटलिस्ट। तो इन्होंने पूछा है कि ए प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बाद एक एल्कीन दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, और पूछा है कि बी क्या होगा। जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं ये 4 ऑप्शंस हैं टोटल, और हमको जो पहली बात मालूम है कि इनाइन मेटाथेसिस से 1,3-डाइन हमें प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। तो ए में जो है वो 1,3-डाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, उसमें डाइन तो है ही नहीं। फिर ऑप्शन नंबर 3, इसमें भी 1,3-डाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में 1,3-डाइन है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये ऑप्शन नंबर 2 में। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 1 में भी 1,3-डाइन है। तो उसका मतलब सीधे सीधे ऑप्शंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं 3 और 4 इसके आंसर नहीं होंगे। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये पता करने के लिए हम
नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो वो है डियल्स एल्डर रिएक्शन। डियल्स एल्डर रिएक्शन में हमारे पास एक 1,3 डाइन है, इसका मतलब डाइन है, और एक यहाँ पर डाइनोफाइल यानी एल्कीन यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में होगा डियल्स एल्डर रिएक्शन। डियल्स एल्डर रिएक्शन अगर है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है प्रोडक्ट्स की वो किस प्रकार से है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये तल के नीचे, ये तल के नीचे ये जो दो एस्टर ग्रुपिंग्स यहाँ पर हैं वो डबल बॉन्ड के, जो कि ये जो डबल बॉन्ड था ये वाला डबल बॉन्ड के कार्बन है, ये मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो उसके दोनों कार्बन इस पोजीशन पे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों तल से नीचे हैं और ये हाइड्रोजन तल से ऊपर है, अबव द प्लेन। यहाँ देख रहे हैं हम कि ये दोनों एस्टर ग्रुप्स जो कि इस एल्कीन से आए थे या डाइनोफाइल से आए थे, वह भी तल के ऊपर है और हाइड्रोजन भी उसी तल में है। तो तीनों का एक ही तल पे होने से बेहतर ऑप्शन जो होता है वो है एक तल से ऊपर होना और दो तल से नीचे होना। तो अगर उसका मतलब ये है, हमें ये भी मालूम है कि डियल्स एल्डर रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है कि वह दोनों ही जो डाइनोफाइल के जो दोनों ही ग्रुप्स होंगे वो अगर यहाँ सिस है तो उत्पाद में भी सिस होने चाहिए, अगर यहाँ ट्रांस है तो यहाँ पर भी ट्रांस उत्पाद में होने चाहिए। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी आएगी वो ये कि यहाँ पर तीनों OH ग्रुप एक ही तल पे हैं। ये तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन और जो एस्टर ग्रुपिंग है तल से ऊपर एक ही तल में है, और इसमें दो तल से नीचे जो कि डियल्स एल्डर के नियम के हिसाब से है और एक तल से ऊपर। सो दिस इज़ मोर बेटर, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री या इसमें त्रिबिम्बाधा कम है और इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। यही कारण है कि जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा और ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसल्ड होगा। सो अगर हम पूरे सॉल्यूशन को देखना चाहें तो देखते हैं, आइए। अगर इस सॉल्यूशन को पूरा ना भी करें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो आंसर का एक्सप्लेनेशन हम आपको क्वेश्चन के बाद में या आंसर निकालने के बाद में देते हैं वो इसलिए ताकि आपको पूरी जानकारी रहे, जो कि आगे कहीं दूसरे क्वेश्चंस में या दूसरे एग्जामिनेशंस में आपको यूज़ आए या आपका फ़ायदा कर सके। तो ये रहा E9 मेटाथिसिस हुआ है रुथेनियम सॉल्ट के साथ, ये सबस्ट्रेट हमको दिया गया था और इस तरह से 1,3 डाइन हमें प्राप्त हुआ था। और फिर इस 1,3 डाइन को हमने यहाँ लिखा है, ये जो एल्कीन था यानी डाइनोफाइल था उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये देखिए एक तल से हाइड्रोजन ऊपर है और ये दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तल के नीचे हैं। दिस वुड बी द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमको एक एग्जाम दिया हुआ है जिसका ब्रोमिनेशन हो रखा है और हमको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं रिएक्शंस के सीक्वेंस के, और पूछा गया है इसमें से कौन सा इस उत्पाद को हमें प्रदान करेगा। देखिए कि ये जो दिख रहा है कि यहाँ पर इस 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्साजोल में आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, 3 एटम्स तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल से ही आ रहे हैं और हमको दो एटम्स और चाहिए जो कि यहाँ से हमको जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्डेड दिया हुआ है एल्काइन वाला उससे प्राप्त होगा। तो इनमें से कौन सा सबसे सटीक उत्तर है इसके लिए? देखिए जब भी साइक्लाइजेशन हो रहा है तो एक एडिशन जो दूसरे एटम का इसके अंदर ट्रिपल बॉन्डेड का हो रहा है तो एकदम जाहिर सी बात है कि पहला ही रिएजेंट ये तो नहीं होगा। तो जो एल्काइन है वो पहले ही स्टेप में जाके इसके साथ ऐड नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन 3 वाला जो है वो तो कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट जो ये इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें दिया हुआ है कि ये एक बेस दिया हुआ है पहली बार, उसके बाद पहले में यहाँ पर इन्होंने रिडक्शन के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने ब्रोमिनेशन के लिए दिया हुआ है। तो ब्रोमिनेशन इसका और फर्दर तो क्या होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल है। अगर हम रिडक्शन पहले कर लेते हैं तो एडिशन होना मुश्किल होता है, तो रिडक्शन पहला केस नहीं होगा। तो ये 2, 3, 4 ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं होंगे। और ये जो पहली बार जब हमको अगर
सबसे पहली बार अगर बेस दिया हुआ है तो फिर एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है, न्यूक्लियोफाइल तैयार होता है और फिर रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। इसलिए एक यही ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शंस नहीं हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप कह सकते हैं कि हमें किस प्रकार से तसल्ली होगी, या हम अगर जानना चाहें कि इसका सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखिए सबसे पहले बेस जो है उसने प्रोटॉन निकाला और उसके बाद फिर एक सी डबल बॉन्ड सी के साथ एडिशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो COCH3, देखिए सी डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पर, और CH3 है। COCH3 का हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं तो CH2Br यौगिक बनता, CH2Br ग्रुप बनता है। और उसके बाद जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ जब इसका रिडक्शन करेंगे तो सी डबल बॉन्ड O जो यहाँ पर था वो COH में रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये यौगिक हमें इस ऑक्साइम से प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। आंसर इसका 1 है ऑप्शन। तो इसी ऑप्शन को लेते हुए हम इसका जो रिएक्शन, नॉट मैकेनिज्म, रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये ऑक्साइम से शुरू हुए, बेस ने प्रोटॉन निकाला और उसके साथ ही Br- भी इसके अंदर से निकल गया, तो ये हमारा हुआ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड जिसमें कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने कार्य किया। ये दोनों जो मॉइटीज़ हैं या आपस में जुड़ गए और इस तरह से जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये जो यहाँ पर है और इस कार्बन, इन दोनों के बीच में एडिशन हुआ और इस तरह का हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला। इसके बाद ऑक्सीजन जो है ये इस वाले कार्बन पर, जो कार्बोनाइल ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन है, उस पर जाकर वो जुड़ता है और इस तरह से 5 मेंबर रिंग हमको मिलेगा, और जिसमें COCH3 साइड में लगा हुआ है। और एसिडिक मीडियम में ब्रोमिनेशन अगर करें तो देखिए एक हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह CH2Br इस तरह से जुड़ गया है। और फिर जब इसका हम रिडक्शन करेंगे तो सी डबल बॉन्ड O जो है वो OH में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको 1,2-ऑक्साजोल डेरिवेटिव जो है, 1,2-एक्सोजोल का जो एक डेरिवेटिव है वो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमको ये टोसाइलेट वाला एक कंपाउंड दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक सल्फोन, और वो सल्फोन इस तरह से जो कि टेट्राजॉइल जो ये 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है, टेट्राजॉइल सल्फोन हमको दिया हुआ है, और एक हमें एल्डिहाइड दिया हुआ है। जो जो मेन अपने को यहाँ देखना है SO2, और देखते ही SO2 और एल्डिहाइड अगर हम देखें और साथ में एक बेस देखें NaHMDS सोडियम हेक्सामिथाइल डाइमिथाइल सिलेन जो कि बेस का कार्य करता है, ये अगर तीनों हम देखते हैं तो हमें एकदम से जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन की याद आनी चाहिए। आइए देखते हैं कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। देखिए जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में सल्फोन और एल्डिहाइड का अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होते हैं। जो सल्फोन के साथ जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप होता है वह जाके CHO और जो एल्डिहाइडिक कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन इसमें से, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाता है। वो उसको मॉडिफाई करके एक और रिएक्शन बनाया गया जिसे कहते हैं जूलिया कोसियंस्की ओलिफिनेशन रिएक्शन। इसकी खासियत ये है कि इसमें ई एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, एंड दिस इज़ अ वन पॉट रिएक्शन। वन पॉट रिएक्शन मतलब एक ही पात्र के अंदर, एक ही कंटेनर में या एक ही अपरेटस के अंदर सारे रिएजेंट्स डालने के बाद एक ही बार में वो रिएक्शन हो जाती है, जो कि एक बहुत कन्वीनियंट, जो बहुत सहूलियत भरी बात है। तो हम देखते हैं कि ई ऑप्शन हम इसमें से देखेंगे। प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, तो प्रोडक्ट हम देखते हैं कि हमको जो नया डबल बॉन्ड बना है, मिला है इस वाले कार्बन जो कि सल्फर से जुड़ा हुआ है सल्फोन के, और ये वाला कार्बन जो कि एल्डिहाइडिक कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक नया डबल बॉन्ड तैयार होता है जो कि
ई फॉर्म, ई यानी एंटीजन यानी ट्रांस आइसोमर प्राप्त होगा, ये हमको ध्यान में रखना है। तो वो जो देखिए आप यहाँ पर जो दिस इज कार्बन कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन की सीध में कार्बन, यानी दो कार्बन हैं चेन में। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा, दो एक्स्ट्रा कार्बन है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन से पहले दिस इज़ 1 CH2 और 1 CH2, बाकी ये तो है ही लेकिन ये दोनों हैं, इसका हमने ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक कार्बन है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं किस में है इन चारों मॉलिक्यूल्स में। तो पहले जो बॉन्ड नया जो बना है वो ये डबल बॉन्ड बना है, ये नया डबल बॉन्ड बना है, ये नया डबल बॉन्ड बना है, ये नया डबल बॉन्ड बना है। ये वाला जो बॉन्ड था वो ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये तो पहले से ही था। तो जो ये सर्कल में मैंने डबल बॉन्ड्स दिखाए हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये ई होने चाहिए, पहली शर्त तो ये है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो है ई है, ये हो सकता है, ये भी ई है, ट्रांस है, हो सकता है। और ये देखिए सिस है, क्योंकि दोनों जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो एक ही दिशा में हैं, या दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही दिशा में हैं। तो ये जो समेन या जेड या सिस हैं, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक ही दिशा में हैं और दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक ही समान दिशा में हैं, तो ये भी एंटीजन या ई एल्कीन नहीं होगा। तो 3 और 4 तो हमारे हो गए आउटराइटली कैंसल्ड। हमारे पास रहा 1 और 2। 1 और 2 में हम देखते हैं कि इसमें ये भी ट्रांस है, जबकि इसमें जो फॉर्म है वो इस तरह से, जहाँ पर कार्बन है एल्डिहाइड का, उसी दिशा में ये CH2 जुड़ा हुआ है। तो वो सिर्फ देखिए यहाँ जो एल्डिहाइड है कार्बन का, उस दिशा में ये पूरा जो ग्रुप है उधर की तरफ नहीं है। तो ये इसको देखते हैं, ये एल्डिहाइड कार्बन था, उसकी दिशा में ये वाला ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर। सो द आंसर 2, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इसकी तरह नहीं है। जबकि ये जूलिया कोसिंस की रिएक्शन जो है, ऑलिफिनेशन जो है, उसमें इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है इस रिएक्शन के द्वारा। तो जो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ जो कार्बन चेन है वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। नया जो बना है वह ट्रांस होना चाहिए। इन शर्तों को अगर हम देखते हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ड्यू टू जूलिया कोसिंस्की ऑलिफिनेशन रिएक्शन, जो कि एक मॉडिफाइड जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन है। आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। दिस इज़ द मैकेनिज्म जूलिया जो कोसिंस्की ऑलिफिनेशन रिएक्शन है, जो कि एक मॉडिफाइड जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन है, उसका अगर आप मैकेनिज्म चाहते हैं तो इस तरह का मैकेनिज्म है इसका। इसको हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे। आप इसको वीडियो को अगर आप नोट करना चाहते हैं, पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं कि जो बेस यूज़ किया गया था, उस बेस ने यहाँ से एक प्रोटॉन निकाला, जिसकी वजह से यहाँ C- एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है और इस तरह से आगे रिएक्शंस होकर ट्रांस एल्कीन या ई एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है 4 मार्क्स के लिए, और इसमें पूछा गया कि इन चारों रिएक्शंस में से इनके रेट्स कौन से किस प्रकार से होंगे। अगर हम ध्यान से देखें इन रिएक्शंस को तो हम पाएंगे कि जो पहला और दूसरा रिएक्शन है वो सिमिलर है, और थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन वो भी सिमिलर रिएक्शंस हैं, एक जैसे रिएक्शंस हैं। पहले और दूसरे में व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए इन दोनों में डिफरेंस है NO2 ग्रुप का, इसमें NO2 ग्रुप नहीं है। हमें मालूम है कि NO2 ग्रुप जो है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, और वो जहाँ भी जुड़ा हुआ होता है रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींचे
तो जो नाइट्रोजन है अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आगे रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इस तरह से जो जिस सिस्टम में वो जुड़ा हुआ होता है नाइट्रो ग्रुप, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो ये तो है पहली बात, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप के अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स इस पेयर में और इस पेयर में और कोई दूसरा चेंज नहीं है। दूसरी बात ये जो हमें ध्यान में रखनी है, वो जो जनरल स्टेटमेंट है वो ये कि मोर स्टेबल इज़ द इंटरमीडिएट, फास्टर विल बी द रिएक्शन। जितना स्थायी होगा मध्यवर्ती, किसी भी अभिक्रिया के बनने के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होगा रिएक्शन, उतनी ज़्यादा तीव्र होगी। यानी किसी भी इंटरमीडिएट की एनर्जी जितनी कम होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन रेट उतना ही फास्ट होगा। तो ये क्योंकि मध्यवर्ती भी उतनी आसानी से बनेगा, और जब बनेगा मध्यवर्ती आसानी से, तो वो उत्पाद भी आसानी से देगा। तो अब आप देख सकते हैं पहले और दूसरे में हम ढूंढ लेते हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में या रिएक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं हो, हम सिर्फ एक सिंपल लॉजिक के अनुसार भी अगर इस काम को करें तो नतीजे तक पहुंच सकते हैं। ये O- है, और O- ने क्या किया, इस वाले कार्बन पर जाके बॉन्ड बनाया। तो ये देखिए यहाँ पर जाके बॉन्ड बनाया, ये रहा उत्पाद। तो O- ने अगर अटैक किया तो अटैक कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी प्लस चार्ज हो, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये है बेंजीन रिंग का ये कार्बन नाइट्रो के पैरा पोजीशन पे है। हमें मालूम है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर डेल्टा प्लस चार्ज ला देता है और इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है वो सिर्फ मेटा पे होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसकी तुलना में मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। तो इससे ज़्यादा, ऑर्थो पैरा से ज़्यादा मेटा पे इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल आके आक्रमण करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ आक्रमण करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, फट से आसानी से आक्रमण कर लेगा और वो उत्पाद दे देगा। यहाँ आप देखिए कि अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को हटा देते हैं तो ये कोई भी मददगार ऐसा नहीं है कि जो इस बात का कोई भी मददगार सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐसा नहीं है जो इस बात को मदद करे कि ऑक्सीजन यहाँ से तीव्रता से इस जो कार्बन बेंजीन के कार्बन पर आक्रमण करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी को कोई बढ़ावा यहाँ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी की सृष्टि नहीं कर रहा है। सो नोबडी इज रिड्यूसिंग, नो ग्रुप इज रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस पोजिशन। अगर इस बात को हम ध्यान में रखते हैं और इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, तो ये रिएक्शन होगी फास्ट, क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा और अटैक करने में फास्ट होगा। तो हमें अब ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें 1 की रेट है फास्ट और 2 की रेट है स्लो। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन और ये 1 और 4 ऐसे हैं जिसमें 1 का रेट है फास्ट और 2 का रेट है स्लो। बाकी ये दो, जो नंबर 2 और नंबर 3 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं स्ट्रेट अवे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम देख रहे हैं यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और एक टसाइल ग्रुप है जो कि इसमें से निष्कासित हो रहा है, और उसकी जगह आ रहा है OH ग्रुप। यहाँ जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वह मदद कर रहा है धकेलने के लिए इस OTS ग्रुप को कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस OTS जो है वो ग्रुप यहाँ से चला जाए। अगर ये चला जाता है, OTS ग्रुप चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ चार्ज रह जाएगा वो चार्ज रह जाएगा प्लस। यहाँ प्लस रह जाएगा, इस जगह पे प्लस रह जाएगा, सॉरी, क्योंकि इस जगह पे रह जाएगा प्लस और इस जगह पे रह जाएगा प्लस। तो ये जो प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी एक
उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी की सृष्टि होती है। तो जब भी कोई कमी है, स्टेबिलिटी तभी होगी जब उस कमी को पूरा कर दिया जाए या कमी को पूरा करने की कोशिश की जाए। तो यानी ऐसा समूह हमको चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह हमको चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। यहाँ एक तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन और खींचे जा रहा है अपनी ओर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी को, इस कमी को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच के और ज़्यादा कम कर रहा है। और जहाँ, उससे बड़ी बात है, जहाँ प्लस चार्ज है उसी के निकट में वो प्लस चार्ज एक और क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है अपने रेजोनेंस प्रभाव के द्वारा या मीजोमेरिक प्रभाव के द्वारा, या आप कह सकते हैं -m प्रभाव के द्वारा। तो अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब कि प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, यानी इस अभिक्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती बनेगा वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि इसमें प्लस प्लस रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने वाला कोई फैक्टर इसमें नहीं होगा। तो हमको अब ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसमें ये जो रेट है, 3 का रेट, नंबर 3 का रेट हो जाएगा कम, क्योंकि बनने वाला मध्यवर्ती होगा अनस्टेबल। नंबर 4 का जो रेट होगा वो हाई, क्योंकि इसको अस्थायी करने में कोई नहीं है। तो उसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? 4 की रेट ज़्यादा है और 3 की रेट है कम। सो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्रॉस हो गया। हमारे पास आंसर रहा आंसर 4, जो लास्ट ऑप्शन है। ये देखिए, पहले की ये फास्ट था तो 1 फास्ट है, और उसके बाद ये फास्ट था, 4 फास्ट था तो 4 फास्ट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आइए इसकी डिटेल्स थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। ये देखिए, यहाँ जो मध्यवर्ती बना है, वो जो यहाँ जो इस वाले रिएक्शन में जो मध्यवर्ती बना है, यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है और जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है और इस जगह पे भी प्लस चार्ज लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से जो कार्बोकेटायन मध्यवर्ती है वो अनस्टेबल हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, जो टोसाइलेट ग्रुप का निकल जाना, और ऐसी स्थिति पे जहाँ पर एकदम साथ वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये होगी स्लो। जो पहला रिएक्शन था उसमें ये आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और यहाँ पर अपने -m प्रभाव के द्वारा मेसोमेरिज्म के -m यानी इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आंशिक उत्पन्न हो रहा है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का O- का यहाँ पर अटैक आसान हो रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट पहला रिएक्शन भी था और फास्ट भी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, इसमें 4 मार्क्स के लिए है। ये पूछा गया है कि इस तरह से थैलियम नाइट्रेट और मिथेनॉल के साथ ये रिएक्शन है और एक साइक्लोएल्कीन दिया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा। और हमसे पूछा गया है इस प्रोडक्ट के बनने में इनमें से कौन सा मध्यवर्ती होगा जो इस उत्पाद को बनाने में मदद करेगा, या कौन सा मध्यवर्ती इस रिएक्शन के दौरान बनेगा। देखिए, इसमें जो ये तो पक्का है कि 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन, 6 मेंबर्ड रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा है, और हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पर क्योंकि ये जो सारे कंपाउंड्स हैं इसमें एक चीज़ है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में अंतर के द्वारा भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो थैलियम नाइट्रेट है वो सीधे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 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 के साथ कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में देखेंगे कि नाइट्रेट का बॉन्ड है तो फोर्थ, थैलियम का नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ नॉट राइट, इसको हमने कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो OCH3 ग्रुप है वो भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर OCH3 कार्बन के साथ, रिंग के साथ नहीं है, तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब बचे हैं 1 और 2 ऑप्शंस। 1 और 2 ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 सदस्य वाले हैं,
जबकि जो उत्पाद है वो 5 सदस्य वाला है। उसका मतलब सीधे सीधे ये है कि ये जहाँ जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो या तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाए, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला कार्बन कार्बन शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है। तो इनमें से कौन सा होगा? जो आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए स्थिति दी हुई है वो है हाइड्रोजन को इन्होंने एक्सियल पोजीशन पे दिया हुआ है या हाइड्रोजन को ट्रांस पे दिया हुआ है, ये समझाने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में है कि एंटी एलिमिनेशन जो है वो फास्ट होता है। लेकिन हम और यहाँ पर जो थैलियम नाइट्रेट वाला जो समूह है वो एंटी पोजीशन पे यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं है। तो हाइड्रोजन का एंटी पोजीशन हमें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो उसका मतलब हाइड्रोजन एंटी है या नहीं, उससे हम अभी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। और हमें जो ध्यान रखना है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन है तो कार्बन कार्बन जो है वो शिफ्ट होगा। तो वो कहाँ इजीली शिफ्ट होगा? जब वो एंटी पोजीशन पे रहेगा। एंटी पोजीशन यानी ये निकल रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट एंटी पे ये वाला कार्बन कार्बन है बॉन्ड जो कि यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर इस पे शिफ्ट होगा और इस वजह से इसका एंटी इस वाले लीविंग ग्रुप के एंटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये साइज़ में बड़ा है। साइज़ में बड़ा है तो वो इक्वेटोरियल एक्सियल में होगा तो रिपल्शन ज़्यादा पैदा करेगा। तो उस हिसाब से भी, नज़रिए से भी 1 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। और सेकंड में ऑप्शन में ये इक्वेटोरियल पे है, रिपल्शन कम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ठीक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी सही है कि ये जहाँ से जा रहा है उसके ठीक ऑपोजिट में 180 ऑपोजिट ट्रांस पे ये सी बॉन्ड है जो शिफ्ट होके आ रहा है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर थी। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज जो स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसमें कम है, मिनिमम है, और बॉन्ड की पोजीशन जो शिफ्टिंग बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पे है। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आप देखिए कि आपको इसके मैकेनिज्म और रिएक्शन की जानकारी की पूरी ज़रूरत नहीं थी। आप लॉजिकली भी आप इसके ऊपर डिडक्शन से, लॉजिकल स्टेप से आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। वो बात अलग है कि आपकी जानकारी और तसल्ली के लिए हम इसका रिएक्शन भी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए इस तरह से थैलियम नाइट्रेट जो है रिएक्ट करेगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये यहाँ पर जो प्लस चार्ज के क्रिएट होते ही OMe आके उससे जुड़ जाएगा, और उसके बाद ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और वो ये वाला बॉन्ड था। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक OMe ग्रुप और CHOMe ग्रुप यहाँ पर तैयार हुआ, और फिर उसका प्रोटोनेशन उसका एक और मिथेनॉल के साथ रिएक्शन होता है, और इस प्रकार से हमको जो उत्पाद ये वाला है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपको बीच की जो इन्फॉर्मेशंस हैं लिखने की ज़रूरत होती है, वीडियो पॉज करके इन इन्फॉर्मेशंस को अपने आगे की जानकारी के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए लिखते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है 4 मार्क्स के लिए वंस अगैन, और ये भी बहुत आसान सा आसान सा डिडक्शन से, आप लॉजिकल डिडक्शन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है एक इंडोल का न्यूक्लियस, और ये पूछा गया है कि BF3 इथॉक्साइड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, और रिएक्शन करवाने के बाद ये हमको 4 जो हैं ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो देखिए पहले में दे रखा है कि ये जो साइड चेन है, ध्यान दीजिए ये जो साइड चेन है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ी है। दूसरे में जो है साइड चेन वो पायरॉल रिंग के साथ ही जुड़ी है, और तीसरे में इन्होंने दिया हुआ है कि पायरॉल रिंग के साथ लेकिन 2 आइसोमर्स यानी आधे आधे चांसेस इसके दे रखे हैं, या दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो लेबल्ड जो कार्बन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन एक बार यहाँ है और एक बार उसकी रिंग के साथ 2, यहाँ पर 3 पे और यहाँ पर 2 पे है।
ये ध्यान देने वाली बात है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि बेंजीन के साथ ही इसका जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और एक बार इधर आइसोटोप है, आइसोटोपिकली लेबल्ड जो कार्बन है वो एक बार इधर है बेंजीन रिंग के पास, और एक बार इधर है पायरॉल रिंग के पास। द कंपाउंड इज़ इंडोल, और इसके दो रिंग्स हैं, एक तो ये जो पायरॉल रिंग और ये एक बेंजीन रिंग। तो ये सारे चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। हमें पूछा गया इसमें से कौन सा होगा। तो पहली बात जो है, हमको ये मालूम है इंडोल के बारे में कि इसके अंदर जो पायरॉल रिंग है वह बेंजीन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम है और पायरॉल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अगर ये बात है, और ये है इसमें से जो है कैटलिस्ट है इसके लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कैटलिस्ट है ये। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर तो रिएक्शन होगी नहीं, जबकि पायरॉल के यहाँ पर 2 पोजीशन पर जगह बाकी है। पायरॉल का नाइट्रोजन भी रिएक्शन कर जाता है, तो ये दोनों पोजीशंस के खाली होते हुए बेंजीन पर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने वाला नहीं है। अगर ये बात है तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों ऑप्शंस में बेंजीन रिंग पर देखिए ये सिरा आके यहाँ से यहाँ जुड़ा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का जो एंड है वो ये बेंजीन पे जुड़ा है, बेंजीन पे जुड़ा है। सो बेंजीन के साथ तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास 2 और 3 का बचा हुआ है। 2 और 3 का जो ऑप्शन बचा हुआ है, हम देख सकते हैं कि इसमें एक 5 मेंबर ड्रिंक बनेगी। इसमें थोड़ा सा आपको रिएक्शन का के बारे में मालूम होना चाहिए। सो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन हैपन्स। सो हमको मालूम है कि पायरॉल रिंग इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन रिंग इन इंडोल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी पायरॉल के रिंग की, पायरॉल वलय की अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज़्यादा होगी बेंजीन के तुलना में, बेंजीन की होगी कम। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन बेंजीन रिंग ऑफ इंडोल ओनली आफ्टर C3, C2 एंड N आर सब्स्टिट्यूटेड। अगर इनमें सब्स्टिट्यूशन इनमें सब्स्टिट्यूशन है तभी बेंजीन रिंग के साथ होगी। ये बात हमने पहले भी देख ली थी। आइए देखते हैं। ये देखिए BF3 के साथ यहाँ पर O प्लस तैयार हुआ, BF3 के ऊपर माइनस चार्ज तैयार हुआ। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये तीसरे कार्बन पे आएंगे, जो कि एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है। ये नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ये नाइट्रोजन है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए। ये बेंजीन का हिस्सा है जिसको नहीं बनाया, और ये जो है अपने शिफ्ट किए C3 में। तो C3 पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई इस तरह से इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट की वजह से, तो यहाँ जो O प्लस है वो C3 में जाके जुड़ेगा। तो O प्लस जो है C3 में जुड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, C3 में जुड़ेगा, और 5 सदस्यीय वलय बनेगा। 5 क्यों? एक तो ये जो हरे रंग से मैंने मार्क किया 1 2 3 4, और ये यहाँ जाके देखिए ये जो एटम है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये यहाँ से देखिए आप टूट रहा है, तो ये रहा। तो इस तरह से 5 सदस्यीय वलय ये बना, और जो आइसोटोपिक लेवलिंग थी वो ये वाली थी, वो यहाँ पर है। अगर आप इस मध्यवर्ती को ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि अब या तो ये बॉन्ड टूटे या तो ये बॉन्ड टूटे। दोनों की संभावना 50-50% है। क्यों? क्योंकि ये भी CH2 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 सारे CH2 हैं, यहाँ कोई प्रतिस्थापित नहीं लगा हुआ, और ये पूरा सिमेट्रिकल है। या तो ये बॉन्ड टूटे या तो ये बॉन्ड टूटे। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो आप देखें कि
इधर से ये वाला स्टेप पूरा होगा और ये बॉन्ड टूटकर C2 में आके जुड़ेगा यूँ, और उसके बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन का लॉस होगा और फिर दोबारा ये प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोकार्बेजॉल बनेगा। और अगर ये बॉन्ड टूटता है, जिसकी भी संभावना 50% बराबर है, तो फिर हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन जिसमें जो लेबल्ड कार्बन है वो इधर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि 50-50 चांसेस हैं इसके बनने के, 50-50 चांसेस हैं इस प्रोडक्ट के बनने के, जहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं, जो कार्बन लेबल्ड कार्बन वो यहाँ पर है, और 50% चांसेस है कि लेबल्ड कार्बन यहाँ पर हो। यहाँ पर एक हरे रंग का डॉट बनाना यहाँ पर छूट गया है, तो मान लीजिए यहाँ एक हरे रंग का डॉट है, तो आधा चांस है, 50% चांस है ये लेबल्ड कार्बन यहाँ आए, आधा का परसेंट चांस है, 50% चांस है लेबल्ड कार्बन यहाँ पर आए। तो क्योंकि इन दोनों के बॉन्ड्स के टूटने के 50-50 चांसेस हैं, आधे आधे चांसेस हैं, और ये यहाँ माइग्रेट करेगा तो हमको ये उत्पाद मिलेगा जिसमें ये लेबल्ड कार्बन हो, और ये बॉन्ड टूटेगा तो हमको ये उत्पाद मिलेगा। जो हमारा ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन है आंसर नंबर 3, जिसमें एक बार लेबल्ड कार्बन इधर है और लेबल्ड कार्बन इधर है। इसमें आपको थोड़ा सा जो रिएक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगैन इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, और इसमें हमको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, इसके बारे में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब के बारे में पूछा है। बहुत मज़ेदार और इसी सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इन्होंने बोला है मैच करने के लिए, ये दिया है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है PQRS, किसके साथ कौन मैच करेगा। तो हम जैसे कि अब तक करते आए हैं, जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको सबसे पहले कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, और राइट ऑप्शन को फिर हम उसमें से ढूंढ लेंगे, बिना डिटेल्ड पूरे वर्कआउट को किए हुए, पूरे रिएक्शन को पूरे डिटेलिंग में करने की ज़रूरत नहीं होती है। कैंसिल आउट करके आप ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, आंसर को पकड़ लेते हैं। तो पहला है इजी, इसमें साइक्लोटेट्राइन दिया हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें किसका रिएक्शन करा है, पोटेशियम के साथ, ये रहा। और करने के बाद जो हमको मिलेगा वो ये आयन मिलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 पोटेशियम के चार्ज, पोटेशियम के आयंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया एरोमेटिक। उसका मतलब 1 का आंसर जो है वो P है। तो हमको इन चारों में से वो ढूंढना है जिसमें 1 का मैचिंग, जो इसके साथ रिएक्शन से बनने वाला जो ये बना है वो एरोमेटिक है। तो P जो यहाँ पर बनेगा, दैट इज़ 1 इज़ फॉर एरोमेटिक। तो हमें यहाँ से ढूंढना है कौन सा है। तो ये देखें हम, ये नहीं है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो हम 2 पे पहुंचते हैं। 2 भी साइक्लोटेट्रा ऑक्टाटेट्राइन दिया हुआ है, और दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड से इसका प्रोटोनेशन होता है, और एक CH2 जो है वो CH3 में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रोटोनेशन हुआ, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन आके जुड़ा, तो एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पर CH2 हो गया, यानी ये sp3 कार्बन हो गया। और sp3 कार्बन होते ही हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, पहले 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पर प्रोटॉन के साथ रिएक्शन, प्रोटोनेशन होने के बाद जो मध्यवर्ती हमें प्राप्त हुआ है उसमें मिला है 6 पाई। दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, प्लानर रहेगा, तो समतलीय रहेगा, तो इसके अंदर जो है रेजोनेंस होने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर गैप ज़्यादा आ गया है, तो ये पकड़ हो जाएगा, इस तरह से मुड़ सा जाएगा, और इस तरह से मुड़ेगा ताकि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में किसी तरह से जो इनके p ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप हो सकें और इसमें स्थायित्व आ सके। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, और तो नंबर 2 जो है वो हो गया होमो एरोमेटिक। इसमें से हम ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये दोनों तो नीचे वाले कैंसिल हो चुके थे, इन दोनों में ढूंढते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं नंबर 1
पी जो हमें चाहिए था, नंबर 2s जो हमें चाहिए, नंबर 2r दिया हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है। आवर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हम पहुंच सकते हैं अपने आंसर तक बड़ी आसानी से। ये ध्यान रखिए कि हमने सारे को वर्कआउट नहीं किया है, बाकी जो इन दोनों का क्या हुआ वो हमने देखा नहीं है, हमने कैंसिल आउट किया और हम अपने आंसर हमें अपना आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है बाकी दोनों ऑप्शन के साथ, ताकि आपको अगर इनमें से कुछ आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में या आने वाले एग्जामिनेशंस में कुछ आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको मदद मिल जाए। तो देखिए, ये होमो एरोमेटिसिटी और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है वो इंटरप्टेड बाय sp3 कार्बन, बीच में एक sp3 कार्बन, देखिए ये sp3 कार्बन आ गया है, बाकी एरोमेटिसिटीज़ के अंदर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो हकल रूल को ये भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, जो ऑप्शन था जिसको हमें करने की ज़रूरत तब तो नहीं थी, लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, ये हीट का ऑप्शन दे रखा था और इसमें एक 6 मेंबर्ड और एक 4 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड थे, और ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन था। इसमें रिंग ओपनिंग होती, देखिए ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ये जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया, और साथ ही ये बॉन्ड शिफ्ट होने के साथ ही ये जो बॉन्ड है वो अपनी जगह से हट जाता है, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। आप इसको में गिनकर देखें तो ये 6 एटम्स और ये 2 एटम्स यानी 8 एटम्स हैं, तो ये साइक्लो ऑक्टेटेट्राईन है, और साइक्लो ऑक्टेटेट्राईन को पकड़ फॉर्म में इसलिए दिखाते हैं ताकि वो नॉन एरोमेटिक हो जाए, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, वो हकल रूल के अनुसार एरोमेटिक नहीं है, और क्योंकि ये पकड़ है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा और वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास था वो पायरीन का था। पायरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स गिने, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स गिने तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाया गया, वही जो हमने पहले देखा था, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हकल्स रूल को ये नहीं फॉलो करता, और ये हो गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम ऑप्शन को देखें कि 3 का R और 4 का Q, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। ये देखिए 3 का R और 4 का Q, तो जो हमारा आंसर था वो पूरी तरह से सही था, लेकिन इतना पूरा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे पहले ही हम आंसर तक पहुंच जाते, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए है, देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये हमको दिया हुआ है इमिडाजोल, और इमिडाजोल पर नाइट्रोजन पर एक सब्स्टिट्यूशन है और NaNO2HCl। अगर हमको इसका रिएक्शन मालूम भी नहीं है तो भी हमको इतना तो अंदाज़ा है कि इसमें डायजोटाइजेशन हो रहा है, यानी N2Cl एक ग्रुप है जो जुड़ने वाला है। तो उसका मतलब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये इन्होंने पूछा है, तो हम आंसर्स के ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो N2Cl यानी डायजोटाइजेशन होगा NH2 ग्रुप का, और डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों आंसर में जो NH2 ग्रुप का डायजोटाइजेशन नहीं दिखाया हुआ है, N2Cl नहीं जुड़ा हुआ है। सो 3 और 4 को कैंसिल किया, 1 और 2 में से हम अपना आंसर ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अगर इन दोनों क्वेश्चन को देखें, इन दोनों आंसर को देखें, तो इसमें आप पाएंगे कि दोनों लगभग सेम है। फ़र्क क्या है कि यहाँ जो N2 यानी जो यहाँ पर NH2 की जगह जो N2 जुड़ा था, लेट मी N2 था डायजोटाइजेशन से, वो जो ऊपर जो रिंग है इमेडाजोल का उस पर जाके जुड़ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक जो यहाँ जुड़ा वो है नंबर 2 कार्बन पर, ये 1 है तो ये 2 है नंबर 2 कार्बन पर, और ये 1 है ये 2 है तो ये 5 है, और दूसरी जगह पे ये जुड़ा 5वें कार्बन पर, ये दोनों नाइट्रोजन।
हमको ये मालूम है कि N2 प्लस और Cl माइनस होता है, यानी ये जो एडिशन हुआ इस रिंग पर वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, अगर हमें कुछ डिटेल नहीं मालूम है तो हमको एक बात तो मालूम है कि इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होगा, सबसे पहले जो इमिडाजोल रिएक्शन का रिंग जो होता है, उसके नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग होती है उसके अंदर जो थर्ड कार्बन है, सॉरी फिफ्थ कार्बन है और फोर्थ कार्बन है, इन दोनों पर ही सब्स्टिट्यूशन होता है। और जो दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन, इस पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इस पे होगा या इस पे होगा, ये हमें मालूम है। और उसका मतलब कहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर शुड बी ये दोनों कैंसिल थे, तो हम देखते हैं कि ये पांचवें कार्बन पे जाके जुड़ा है, तो आंसर इज राइट। वैसे भी एक बार को मान लीजिए कि आपको ये नहीं याद था कि पांचवें कार्बन पर अटैक होगा और C2 पे अटैक जो है वो उससे बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मध्यवर्ती में जो बनने वाला मध्यवर्ती है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मान लो एक बार ये नहीं भी मालूम है तो भी आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन, टू मच ऑफ रिपल्शन जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। आप इसको यूं सोचते हुए भी एक बार लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो एडिशन होगा उस तरफ होगा जहाँ ये दोनों नाइट्रोजन्स नहीं हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि NH2 तो यहाँ लगा हुआ है, वेरी सिंपल, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये आराम से इसको रोटेशन करके उधर की तरफ हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस रिएक्शन। और इस तरह से आप देख सकते हैं पांचवें वाले कार्बन पर जो है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सो दिस आंसर वाज आल्सो वेरी इजी। हम आ गए हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये वीडियो और ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आते हों और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसलिए ताकि वो हमको एक इंस्पिरेशन देता है कि हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। इसमें थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है और रिएक्शन मैकेनिज्म भी है। तो ये क्वेश्चन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों में ही दोनों के वीडियो में ही डाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटोनेशन किया गया है और एक है 3 मेंबर्ड रिंग। तो 3 मेंबर्ड रिंग आपको मालूम ही है कि 4 मेंबर्ड रिंग की तुलना में ज़्यादा अनस्टेबल होता है। 4 मेंबर्ड रिंग जो है ज़्यादा स्थायी और 3 सदस्य वाले जो है 3 मेंबर्ड रिंग कम स्थायी, क्योंकि उसमें 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन है जो है वो ज़्यादा होता है। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक रिएजेंट दिया है, दैट इज़ एसिड प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन से ये रिंग टूटेगा, ये पक्का है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने 4 सदस्यीय वाले उत्पाद के रूप में दिए हुए हैं एंड दे हैव गिवन 3 मेंबर्ड रिंग वाले प्रोडक्ट। तो देखते ही अगर इन दोनों की तुलना की जाए, ऊपर वाले दोनों मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले दोनों मॉलिक्यूल्स, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि ये जो वलय बनेंगे वो काफ़ी स्ट्रेन्ड बनेंगे और ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं आएंगे इनकी तुलना में। अब 4 सदस्य वलय में दोनों में अंतर क्या है, देख लीजिए कि एक में जो है C डबल बॉन्ड O उस तरफ या दोनों के बीच में है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स के बीच में है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ये जो प्रोडक्ट है इसमें C डबल बॉन्ड O, ये लार्जर जो चेन है, बड़ा वाला चेन है, उसकी तरफ है। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा बनेगा। पहले प्रोटोनेशन किया तो जाहिर सी बात है सीधे ऑक्सीजन पे जाएगा, OH प्लस होगा। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर और न्यूट्रल होना चाहेगा और निकल जाना चाहेगा। 2 ऑप्शंस हैं, देखिए ये OH प्लस बना है, तो एक तो या तो यहाँ से बॉन्ड टूटे, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड टूटने पर ये OH जो है इस ट्रिपल 3 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है। और ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ गया है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो बॉन्ड टूटे और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने ओर लेकर और OH में परिवर्तित हो जाए, ये रहा। और इसमें आप देख सकते हैं जो प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है तो ये जो OH ग्रुप है वो मेन चेन, जो बड़ा वाला चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए बड़े वाले चेन के साथ OH जुड़ा हुआ है, गुड। और फिर आगे देखते हैं कि चार्ज कहाँ आएगा। अब जो प्लस चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज इस 3 मेंबर रिंग के इस जगह पर आएगा। सो ये बहुत अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो ये नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक अगर पहुँच गए, नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन, यानी ये 3 सदस्यीय वलय है, वो 4 सदस्यीय वलय में परिवर्तित होगा। हमने इससे पहले इस वीडियो में देखा था कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में एक CC बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, तभी जब ये जो CC बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पर जो C+ है उसके साथ जाके जुड़ेगा, लेकिन बीच में आ रहा है OH। तो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके चारों ओर रोटेशन होना संभव है। तो इसका रोटेशन किया तो देख सकते हैं कि जो OH इधर था अब वो OH उधर हो गया। अब इसका CC बॉन्ड का, अब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो सही हुआ और इस अवस्था में ही इसका ट्रांसफ़र जो है इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का आसान हो सकता है। अब इसका यहाँ पर से शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा और आप देख सकते हैं कि ये जो मध्यवर्ती है वो बनता है। किस प्रकार से आप देख लीजिए, और ये यहाँ से क्योंकि टूट के यहाँ जा रहा है तो इस वाले कार्बन पर एक प्लस चार्ज आएगा। किस कार्बन पर आएगा, देखिए ये ब्रेक हो रहा है और ये वाला जो कार्बन जिसको इस पिंक डॉट से दिखाया गया है, यह कार्बन इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा और जो प्लस चार्ज है वो इस जगह पे आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे कि जो प्लस चार्ज है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया है और इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पर 3 समूह जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन ना तो पहले था और अभी भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या, अब आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गया है और जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वो C+O बना रहे हैं। इस तरह से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी है वो भी पूरी हो गई और जो OH ग्रुप है वो C+O में परिवर्तित हो गया। और अब आप देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड O है वो उस दिशा में है जिस दिशा में बड़े वाला ग्रुप इस इनिशियल सबस्ट्रेट में था और इस फाइनल प्रोडक्ट में है। सो द आंसर इज आंसर नंबर 2 इस हिसाब से जो कि आपने देखा। तो दिस इज़ द आंसर, ये रहा। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।